हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले NIOS का क्लास +2 इतिहास का है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अध्याय 13 अर्थव्यवस्था। अगर आप डायरेक्ट 13 देख रहे हैं तो 12 अध्याय देख सकते हैं। इससे आपकी पेपर की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पेपर में आ चुके हैं। इवन आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस डेट में आया है। आज हम सबसे पहले जानेंगे खेत बटाई और लेक बटाई में अंतर। दूसरा क्वेश्चन होगा भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन। मध्यकालीन भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन थे। कृषि के व्यवसायीकरण। एक टाइम था जब कृषि सिर्फ अपने फैमिली के लिए और कुछ गांव वालों के लिए कृषि करता था कृषक। उसके बाद वो व्यवसाय में बदला, तो उसके क्या बेनिफिट है और क्या बदलाव है वो जानेंगे स्पेशली। ये आपकी डिज़ाइन है, एक कह सकते हैं मॉडल की जैसा पेपर आने वाला आपके पास, जिसमें आपके 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन होएगा और एक 10 अंक का मैप होएगा। टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में और कुल अंक होते हैं 100 नंबर। टाइम 3 घंटा आपको मिलेगा। 10 नंबर में 200 वर्ड की लिमिट है, 4 नंबर में 80 वर्ड की लिमिट है और 2 अंक में 20 वर्ड की। तो ऐसा नहीं है कि जितना वर्ड लिमिट है उतना ही लिखना है। 200 में हम 250 लिख सकते हैं, 80 में हम 120 तक लिख सकते हैं और 20 में 35 वर्ड तक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 2015 में आया हुआ है, 2 नंबर में। तो ये है क्या? तो ये क्वेश्चन आपके 2015 में 2 नंबर में। पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में खेत बटाई और लेक बटाई में क्या अंतर है। खेत बटाई खरीफ फसल को बांटने के तरीके कहते हैं और लेक बटाई आपके बिना छाटे गए फसल को ढेर लगाने कहते हैं। जो आपके खेत बटाई, इसमें राज्यों और किसानों के बीच बंटवारा होता है खरीफ फसल का, इसे ही हम खेत बटाई कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके। अब अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2014 में आया है। मध्यकालीन भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों और उपायों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ से 2 चीज़ें स्पष्ट होकर आती है कि मध्यकालीन भारत में जो सिंचाई थी उसके कई सारे तरीके थे। अब कौन कौन से थे, कैसे सिंचाई हो गए थे, वो सब भी जान सकते हैं यहाँ पे। भारतीय कृषि अपनी सिंचाई संबंधित आवश्यकताओं के लिए हमेशा से ही प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के विविध संसाधनों पर निर्भर रही है। कृत्रिम का मतलब होता है जो हम खुद से बनाते हैं। प्राकृतिक आपको पता है, जो हमें प्राकृतिक प्रदान कराते हैं। अब कृत्रिम क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। वर्षा जल होएगा आपका प्राकृतिक, कुआं कृत्रिम है और कई बार तालाबें भी हम खोद कर ही बनाते हैं, तो तालाब भी कृत्रिम कह सकते हैं आप। नदियाँ, नहरें, झीलें, ये वो हैं जो आपके प्राकृतिक हैं। तो इन सब का उपयोग होगा था सिंचाई के लिए भंडार के रूप में। लेकिन फिर भी हमें बांध बनवाना पड़ा और इसे बनवाने में मंदिर के शासकों ने, जो मंदिर के रक्षक थे, शासक थे, उन्होंने हेल्प की और कई सारे बांध बनवाए गए। अब आपको पता होगा कि बांध जब बने हैं, लेकिन हम सारे नहीं लिखेंगे, जो इसमें से कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे। ऐसी 4 नहरों का उल्लेख समसामयिक संसाधनों में आमतौर पर मिलता है। ये थी सतलुज से घग्गर, नंदवी और सिमूर पहाड़ियों से प्रारंभ होकर आरासनी तक। अब ये बताए गए एरिया कि ये जो बांध बन गए या फिर नहरें थी वो कितनी बड़ी थी। अगर इतनी बड़ी नहीं होती तो भारत की जो कृषि व्यवस्था है, जो आज व्यवसायीकरण है, वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाता, यानी विकसित नहीं हो पाता। तो विकसित के लिए ये सब करना पड़ा। घग्गर से गांव की कुछ पहुंच से हिरान खेरा तक ये एरिया बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक। फिर ये बताया गया कितनी खुदाई की गई थी। दिल्ली सल्तनत की नहरों के निर्माण की परंपरा को मुगल शासकों ने भी जारी रखा। अब आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत से पहले भी सिंचाई थे, जिसमें हम कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों का उपयोग करते थे। तो यानी हमें ऑलरेडी नॉलेज हो चुका था कृषि में सिंचाई कैसे करनी है। यहाँ एग्जाम्पल दी गई है राजा के शाहजहाँ की दी गई है
तो अब अगला ही क्वेश्चन सीधा देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, जो हमने बोला था कृषि के व्यवसायीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन 10 नंबर में आया है और 2017 में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है और आपके में भी आने का चांसेस है इसका। कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकसित होएगी। अब कैसे, वो समझना है आपको। मुगल काल तक आंतरिक व्यापार बहुत विकसित हो चुके थे। आंतरिक व्यापार बोलते हैं देश के अंदर जो व्यापार होते हैं। हर एक स्थानीय आबादी में नज़दीक के कस्बों में नियमित बाजार थे, जहां पर आसपास के इलाके के लोग सामान बेच और खरीद सकते थे। बिल्कुल, हर एक एरिया में बाजार बना दिया गया था। स्थानीय स्तर पर व्यापार के अतिरिक्त आवधिक बाजारों के जरिए भी व्यापार होता था। ये वो बाजार थे जो सप्ताह में एक दिन लगते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, निश्चित दिन, साप्ताहिक बाजार भी इसे कहते हैं। तो इसे ही हिस्टोरिक में, आपके ऐतिहासिक में आवधिक बाजार कहते हैं। यहाँ पे बाजारों में खाद, अनाज, नमक, लकड़ी, लोहे के उपकरण, खादी, ये सब मिलते थे। भारत में हमेशा से ही, भारत ने, यहाँ ने लिखना है, भारत ने हमेशा से ही अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखने की परंपरा रही है। बिल्कुल, स्टार्टिंग से इस जो आपके व्यापारिक संबंध है उसकी परंपरा रही है, लेकिन वो परंपरा कितनी विकसित थी वो आपको समझना है। और ये परंपरा कैसे विकसित हुई? कृषि के व्यवसायीकरण के। यहाँ पे जो चीज़ें बिक रहा है, अनाज, खाद, नमक, लकड़ी, ये सब क्या है? ये सब आपका कृषि का ही है। अगर कृषि ना होता तो बाजार इतना बड़ा विकसित ही ना होता। प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भारत में समकालीन चीन, अरब, मिस्र के साथ व्यापार होता था। तो इन सब देशों के साथ हम आज से नहीं, काफ़ी साल पहले से ही करते आ गए हैं। यानी मध्यकालीन भारत जब था तब से हम व्यापार कर रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमने नया व्यापार शुरू किया है। अब किससे क्या व्यापार करते हैं, इस पूरा तो डिटेलिंग नहीं लिख सकते हैं 10 नंबर में, क्योंकि 200 वर्ड की लिमिट है। तो 200 है तो 220, 30, 250 तक लिख सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा, इसीलिए 1-2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए। भारत, चीन और दक्षिण एशिया से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, कपूर, लौंग, मोम और चंदन की लकड़ियाँ इत्यादि स्थानों से घोड़े आयात करता था। आपका 2 चीज़ होता है, एक आयात और दूसरा निर्यात, बेचना और खरीदना। तो भारत इन सब चीज़ों को कहते हैं कि सभी चीज़ें तो यहाँ थी नहीं, ये सब चीज़ें आयात की जा रही थी। तो ये सब चीज़ें हम आयात कराते थे, इतनी हमारे पास विकसित नहीं थी। यहाँ पे लौंग दिया, जबकि हम खुद ही मसाले में धनी हैं, फिर भी हम इसका आयात कराते थे, क्योंकि हमें सब चीज़ों की जानकारी तब तक नहीं थी। इसीलिए भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, मसले, सूती कपड़ा, हाथी के दांत की वस्तुएं और बहुमूल्य रत्नें, ये वो थी जो सबके नज़र में थी कि हाँ जी भारत में ये चीज़ें हैं। ऊपर जो है वो सब भी भारत में थे, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं मिला। बाद में इन सब का महत्व बढ़ गया। तो ऑलरेडी आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, जितना मैंने कहा था। ये एक क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट है, 2016 में आया हुआ है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। इससे आपको हिंट मिल गया, चैप्टर के कॉन्सेप्ट पता लग गए कि अर्थव्यवस्था वाले अध्याय में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनने के बाद कैसे क्वेश्चन और कैसे आंसर लिखने हैं, 2 हिंट एक साथ। तो इससे काफ़ी हेल्प होती है ताकि पेपर में हम लिख सकें। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। हुंडी शब्द का क्या अर्थ है? 2 नंबर में है और 2016 में आया हुआ है। हुंडी या विनिमय पत्र एक मध्यकालीन व्यापारिक गतिविधि थी। हुंडी कागज पर बना एक दस्तावेज होता था, जिसके अनुसार एक निश्चित समय की अवधि के बाद किसी विशिष्ट स्थान पर उसमें लिखे धनराशि का भुगतान
वचन देना होता था। आपने सुना होगा एक वर्ड लोन एग्रीमेंट। आज ये वर्ड चलता है, तो ये उस टाइम नहीं था, उस टाइम हुंडी था। जो लोन एग्रीमेंट वर्ड है ना, वो उस टाइम नहीं था, और यही वर्ड यूज होता था हुंडी उसकी जगह पे। लेकिन आज ये वर्ड यूज होता है जो मैंने अभी बोला है, लोन एग्रीमेंट। कि हम जब लोन लेते हैं या हम कोई वचन देते हैं पैसे से रिलेटेड, तो एक एग्रीमेंट की जाती है, उस समय वो देना है हमें उतना पैसा। अगर हम किसी से लेते हैं या बिजनेस करें तब भी सेम हुंडी भी था आपका। और ये कब की बात हो रही है? मध्यकालीन। भारत को समझना है, भारत के इतिहास को, तो 3 हिस्सों में है। पहले तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तीनों हिस्सों को अगर आपने समझ लिया है, बेसिक कंसेप्ट ही अगर समझते हैं, तो NIOS के पेपर में आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। इवन हम कहने को तो 75-80 तक भी आ सकते हैं। अगर ऐसे ही मार्क्स चाहिए कि नहीं पास होना है जस्ट, तो 1 to 7, 8 लेसन तक आप कर सकते हैं, अध्याय तक, तो आ जाएंगे आपके, पासिंग से भी ज़्यादा आएंगे। और TMA तो बहुत जरूरी है, TMA दीजिए अगर आपने नहीं दिया है तो। टाइमिंग TMA का पता होना चाहिए कि जो अक्टूबर में एग्ज़ाम है 31 जुलाई से पहले TMA देते हैं, और जो आपके फाइनल में है वो जनवरी के से पहले दे देते हैं। तो ध्यान रखना है आपने। चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपके फ्रेंड भी है ना इसमें, तो शेयर कीजिए। कोई डाउट है मन में कि नहीं एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, और भी कोई सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।